हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास का यूनिट फर्स्ट विलेन चैप्टर में लेक्चर नंबर 3। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलेन की मोलरता और विलेन की नॉर्मलता में संबंध। और इसके अगले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेंगे। स्टार्ट करते हैं विलेन की नॉर्मलता एवं विलेन की मोलरता में संबंध। ठीक है, बहुत ही अच्छा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। विलेन की नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन normality and molarity of solution। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। बच्चों, नॉर्मलता और मोलरता जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें नॉर्मलता और मोलरता को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो 2 देखें और उसमें नॉर्मलता और मोलरता को आप सीखें। तो आइए देखिए बच्चों, आप जानते हैं बच्चों, नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार गुणे n फैक्टर अपॉन विलय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ऐसा आप लोग, ठीक है, पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। आप जाके देखिए तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इसको समीकरण नंबर आप फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय का भार, ठीक है, विलय का भार अपॉन में विलय का अणु भार और विलयन का आयतन लीटर में। इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा n/m नॉर्मलता बटे मोलरता। इधर मैं मोलरता नॉर्मलता लिखता हूं m2 इंटू VL और इसके बटे में बच्चों, ठीक है, जो मोलरता है उसको मैं लिखूंगा m2 इंटू VL। तो बच्चों देखिए, इस लास्ट वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में आप ले जा सकते हो और ये थर्ड वाले को सेकंड वाले के, ठीक है, मल्टीपल में आप ले जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले n/m बराबर आपको मिलेगा W2 इंटू n फैक्टर और इंटू, ठीक है, फोर्थ वाला पोर्शन जाएगा सबसे ऊपर m2 इंटू VL और बटे में रहेगा m2 इंटू VL और इंटू W2। तो देखिए बच्चों, m2 से m2 कैंसिल आप करेंगे, VL आयतन से आप आयतन को कैंसिल करेंगे और W2 से W2 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा n बटे m बराबर n फैक्टर। बस ये रिलेशन, ठीक है, नॉर्मलता और मोलरता में आया, जहां n फैक्टर संयोजकता गुणांक है। संयोजकता गुणांक है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको संबंध को देखा, ठीक, बहुत ही आसान तरीके से। इससे हम बहुत सारे सवाल भी इससे हल करेंगे। बच्चों का n फैक्टर नहीं आता
तो वो वीडियो नंबर 2 को देखें, लेक्चर 2 को देखें, ठीक है। तो उसमें एन फैक्टर आपको, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलन्स, ये इसको हम लोग कह लेंगे मोल प्रभाष, या इसका अन्य नाम अणु भिन्नांक भी कहते हैं। अणु भिन्नांक, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो आइए सीखते हैं। बच्चों देखिए, जैसे आपके पास कोई एक पात्र है और इसमें आपने एक विलयन को लिया। बच्चों इसमें आपने एक पदार्थ ए लिया है और दूसरा पदार्थ आपने बी को ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर इसके जो मोल होंगे वो होंगे एन ए, और इसके मोल होंगे बच्चों एन बी। तो हमें ज्ञात ये करना होता है किस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर जो घटक ए है या जो घटक बी है, कंपोनेंट कहते हैं बच्चों। तो इस विलयन के अंदर घटक ए का या फिर घटक बी का कितना अंश है। जैसे जैसे आपने नमक, चीनी, ठीक है, और नींबू को जल में घोल करके शरबत बना लिया, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है बच्चों, उस विलयन से, हमें उस विलयन से मात्रा ज्ञात करनी है चीनी की, कि चीनी का कितना उसमें भाग, ठीक है, मतलब प्रेजेंट है, या फिर नमक उसमें कितना प्रेजेंट है, या फिर उसमें जल कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों किसी विलयन में किसी घटक का कितना भाग उस विलयन में प्रेजेंट है, ठीक है, उस चीज को हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी घटक का उस विलयन के अंदर कितना भाग प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो मोल प्रभाज किस प्रकार से, फिर से एक बार मैं रिपीट करूं, कि किसी विलयन के अंदर कोई घटक, ठीक है, कोई घटक की कितनी मात्रा उपस्थित है वो हमें निकालना होता है, और वही मात्रा क्या कहलाती है, उसका मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहलाती है। बच्चों मोल अंश को हम लोग चाई चाई से प्रदर्शित करते हैं। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें पहले, बहुत ही आसान। किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहलाता है।
मोल अंश कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिस घटक का मोल अंश निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और उसके बटे में बिलियन में जितने भी घटक हैं सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या से उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उस घटक का मोल अंश हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मोल अंश को हम लोग चाई से प्रदर्शित करते हैं। मोल अंश को चाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग जानते हैं ना, विलयन में विलय और विलायक दो कंपोनेंट होते हैं। सही है, तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिखता हूं। विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश बराबर बच्चों, विलय का मोल अंश। बच्चों विलय का मोल अंश हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, चाई 2 से। तो या तो शॉर्टकट ऐसे लिख दे या फिर ऐसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये हो गया विलय का मोल अंश, या फिर इस तरीके से लिख दे बराबर जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल हम लोग ऊपर लिखते हैं। विलय के मोल। बच्चों जो 2 नंबर हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो विलय के लिए लिख रहे हैं, और 1 नंबर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो विलय के लिए करेंगे। तो विलय के मोल को मैं दर्शाऊंगा N2 से। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपसे बोला कि विलयन में कितने घटक हैं? 2। ठीक है, 2 घटक हैं, एक विलय और एक विलायक। ठीक है, 2 घटक मैंने माना है। तो मुझे विलय का मोल अंश निकालना है, तो विलय के मोल में ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा विलय और विलायक दोनों के। तो विलय के मोल, जिसको हम लोग N2 से लिख रहे हैं, प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल, जिसको मैं N1 से लिखूंगा। सही है, तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से है कि जिसके मोल अंश हम लोग निकालते हैं उसके मोल ऊपर, और बटे में बिलियन में जितने भी घटक हैं सबके मोल से हम क्या काम करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से शॉर्टकट आप ऐसे लिख सकते हैं, चाई 2 विलय का मोल अंश बराबर विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके। तो ये जो फॉर्मूला है ये है विलय का मोल अंश निकालने के लिए। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग, ठीक है, विलायक का मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं इसके आधार पर। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। विलायक का मोल अंश ठीक है बच्चों, विलायक का मोल अंश हम लोग चाई 1 से इसको प्रदर्शित करेंगे, और जिसके मोल अंश निकालते हैं उसके मोल को ऊपर लेंगे, और जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी घटक हैं, सबके मोलों को नीचे, ठीक है, लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे विलायक के मोल, और बच्चों विलायक के लिए हम लोग 1 से प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और नीचे आ जाएगा विलायक का मोल प्लस विलय के मोल, जिसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग बच्चों विलायक का मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो है बच्चों विलायक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए। इसको भी आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, चाई 1 बराबर N1 अपॉन, ठीक है, N1
प्लस N2। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूले मैंने इधर साइड में लिख दिए हैं। सही है बच्चों, तो आपके हम लोग इन सूत्रों के माध्यम से इसकी परिभाषा को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग देखिए ना। ठीक है, कि किसी विलयन में एक घटक के, किसी विलयन में एक घटक के मूल और विलयन में जितने भी घटक हैं सबके मूल, ठीक है, सभी के मूल का अनुपात क्या कहलाता है? उस घटक का मूल अंश कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो घटक है वो विलय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है। तो बच्चों ये मूल अंश निकालने के लिए फॉर्मूले मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पे लिखे, आप लोग बड़े आराम से, ठीक है, विलय का, विलायक का, किसी भी का आप लोग मूल अंश निकाल सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर होता है बच्चों विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यदि आपको विलय का निकालना है तो विलय का भार, जैसे आपको विलय के मोल निकालने हैं तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अगर आपको विलायक के मोल निकालने हैं तो विलायक का भार और विलायक का अणुभार। ठीक है, जिस प्रकार से जैसी कंडीशन होती है हम लोग उस तरीके से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो विलयन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों के मोल अंश का योग बच्चों 1 के बराबर आता है। ठीक है, जितने भी, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। आइए तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, chi1 बराबर क्या लिखेंगे आप लोग? N1 अपॉन N1 प्लस N2, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये घटक, ये पहले घटक का मोल अंश है, ये मैंने मान लिया दूसरे घटक का मोल अंश है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा बच्चों N2 बाई N1 प्लस N2। सही है, अगर मैं दोनों घटकों के, ठीक है, दोनों घटकों के मोल अंश को यदि मैं जोड़ूंगा तो इनका योग, ठीक है, किसके? 1 के बराबर आएगा। अगर 3 घटक है तभी भी, जितने भी घटक है, ठीक है, सभी घटकों का योग 1 के बराबर आता है। तो देखिए किस प्रकार से आता है। ठीक है, घटक एक का मोल अंश प्लस घटक 2 का मोल अंश बराबर। बच्चों कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप N1, ठीक है, N1 और नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है, और इसको मैं जोड़ूंगा, ये chi1 का मान हो गया, chi2 का मान इधर लिखूंगा। तो बच्चों देखना, अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। अगर हर समान होता है, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, उसको बार बार नहीं लिखते। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका N2। ठीक है, अब ये N1 प्लस N2 इसके बटे में भी और ये N1 प्लस N2 इसके बटे में भी है। ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बच्चों एक बात बताइए, N1 प्लस N2 नीचे भी और ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएगा? कट, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे chi1 प्लस chi2 बराबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अर्थात ये नोट पॉइंट है कि किसी विलयन में जितने भी घटक होते हैं सभी घटकों, ठीक है, सभी घटकों के मोल अंश का योग, ठीक है, योग कितना होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो ये लेक्चर अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पाते या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करना, और ठीक है, थैंक यू।